दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और अभी यदि एक हफ्ता में अपने पिछले एक हफ्ता में कहीं भी ट्रैवल किया होगा तो इस बात को आसानी से महसूस किया होगा कि बड़े से बड़े मात्रा पर ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर जो टैंकर के ड्राइवर वगैरह सब हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। वो सड़क जाम किए हुए हैं, रास्ता को ब्लॉक किए हुआ है और वो काम पे नहीं जा रहे हैं। काम पे नहीं जा रहे तो इस वजह से जो फूड सप्लाई है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, वो सब बाधित हो गया है। तो हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी देखेंगे कि ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या, क्या इश्यूज है, ट्रक ड्राइवर्स के डिमांड क्या है, वो क्यों ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स को समझेंगे, फिर हम एक एक करके देखेंगे, इशू को समझेंगे। और थोड़ा बहुत हम अपना चूंकि क्या होता है कि अभी ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी लोग इसको कवर भी कर रहा है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी समझना चाहिए। और उस पर लास्ट में निष्कर्ष में अपनी बात भी रखूंगा, अपना पॉइंट्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। क्या है कि भारत भर में ट्रक, बस और टैंकर ड्राइवर ने हिट एंड रन मामले में क्या किया, लागू जो किया था भारतीय न्याय संहिता। अभी क्या हुआ कि सरकार ने जितने जो 1860 का जो आईपीसी था उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता कोड न्याय संहिता लाया है। तो उसमें हिट एंड रन के जो प्रावधान थे ना उसको चेंज किया है। पहले तो कोई प्रावधान था नहीं, इसमें नया ऐड किया है, उसको डिफाइन किया है। तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो ट्रक के ड्राइवर, बस ड्राइवर उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि इनके उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में विरोध कर रहा है। और बस ट्रक ड्राइवर क्या किया है कि इसे काला कानून, सभी जितने भी ड्राइवर लोग हैं सब इसको काला कानून करार दिया है। ऑल इंडिया देख रहे हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो चेयरमैन है वो भी कह रहे हैं कि वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ठीक है, जैसे ये न्यूज़ है, ये द हिंदू का न्यूज़ है, द हिंदू ने इसको कवर किया है। न्यूज़ क्या है कि स्ट्राइकिंग फेयर ऑन हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस एंड सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। मतलब जो भारतीय न्याय संहिता का जो 106 सेक्शन है उसको लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। सभी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर इसको अपने विरोध में देख रहा है, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ दे रहा है। तो ये न्यूज़ है, और जिसको अगर अभी अभी आप ट्रैवल किए होंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं, फील भी किया होगा। मैं खुद भी घर जाने वाला था और वो उस प्रोटेस्ट की वजह से नहीं जा पाया। तो ये इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और समझेंगे, एक एक करके समझेंगे क्या इशू है, क्या प्रावधान होने चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, ट्रक ड्राइवर को क्या इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है और क्या इसको विरोध में लग रहा है, तो ट्रक ड्राइवर भी किस तरह से इसको इशूज को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम समझेंगे कि हिट एंड रन का जो मामला है, वो हिट एंड रन रन जो इशू है, जो केसेज है, वो होता क्या है। हाँ, नहीं नहीं, हिट एंड रन केस होता क्या है, ठीक है, उसको हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये केस नॉर्मल केस से अलग कैसे है, जो एक्सीडेंट होता है उससे अलग कैसे है। तो थोड़ा उसका हम डेफिनेशन देखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, हिट एंड रन का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर, कोई बस से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर वो ड्राइवर, एक्सीडेंट होता है तो जिस जो घायल व्यक्ति उसकी सहायता किए बिना घटनास्थल को छोड़ के कहीं दूर भाग जाता है, कहीं भाग जाता है और अपने आप को छिपा लेता है, तो वो सारा इंसिडेंट जो होगा वो हिट एंड रन के तहत माना जाएगा। क्योंकि आप जो घटनास्थल पर जो व्यक्ति घायल है उसकी मदद किए बिना आप भाग गए, तो इसको ये अपराध माना जाता है। अभी भारतीय न्याय संहिता में इसको अपराध घोषित किया गया है। आप अगर कुछ समय से न्यूज़ को फॉलो करते रहे होंगे और देखे होंगे तो बहुत सारा फेमस केस भी हिट एंड रन का मामला। एक फेमस केस तो सलमान खान को लेकर है बॉलीवुड में, जो 2002 में वो कार से एक्सीडेंट हो गया था और जब एक्सीडेंट हो गया तो मौके से वो फरार हो गया था। तो उनका केस चला था 2002 के केस में, और अभी जजमेंट आया था तो उनको 5 साल का सजा भी मिला था। अब चूंकि उस टाइम क्या था, वो जो आईपीसी के तहत जैसे प्रावधान थे वो बेलेबल थे, तो उनको अगले दिन ही, 2 दिन के बाद ही बेल मिल गया था। लेकिन अभी इस इशू को काफ़ी सख्त बना दिया गया, अब बेल के प्रावधान उसमें जितना जल्दी इतना आसान नहीं है। ठीक है, देखना है जैसे सलमान खान को गेट्स 5 ईयर 5 ईयर सजा मिला था इसको, बट फ्री फॉर नाउ, हाई कोर्ट गिव्स 2 डे बेल, इसको 2 दिन का बेल भी मिला था। और मामला जल्दी भी ट्रायल चला, फिर आगे चला, तो बाद में उसको चार्ज भी डिस्चार्ज हो गया था, वो फ्री हो गया। अभी आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखा होगा, तो ब्लैक पैंथर में ये एक्ट्रेस है, उनका भी हिट एंड रन का जो मामला हुआ था उसमें भी ये एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी घायल हुई थी, काफ़ी चोटें भी हो गई थी और हिट एंड रन का केस का इशू बना था। ठीक है, अगर आप ब्लैक पैंथर मूवी देखे होंगे तो आदमी इसको आसानी से कनेक्ट कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि हिट एंड रन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भारतीय न्याय संहिता में आखिर क्या प्रावधान है, और प्रावधान एक्चुअली में क्या क्या प्रोविजन किया गया है,
और कैसे वो ट्रक ड्राइवर के इंटरेस्ट को बाधित करता है, जिसको लेकर काफ़ी बड़े मात्रा पर पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर है सभी, एक्चुअली ये जो कानून है ना, सभी एक्सीडेंट के मामले पर जो हिट एंड रन का केस बनता है सभी पर लागू है। चाहे वो ट्रक का 4 चक्का का ड्राइवर हो, चाहे वो 2 चक्का का ड्राइवर हो, सभी पर ये अप्लीकेबल है। तो इसीलिए सभी ड्राइवर ने एक साथ मिलकर एकजुट करते हुए इस कानून का विरोध किया है, और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो चेयरमैन है उन्होंने इसको ब्लैक कानून करार दिया है और इसको बोला है कि पूरे देश भर में लागू नहीं होने देंगे। तो समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में इससे रिलेटेड प्रावधान क्या किया गया, क्या प्रावधान थे जिसको सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या किया, भारतीय न्याय संहिता ने औपनिवेशिक युग के आईपीसी को बदल दिया। ठीक है, इंडियन पीनल कोड पहले होता था, वो 1860 का कानून था, उसको चेंज कर दिया गया। और उसमें तो हिट एंड रन केस से रिलेटेड कोई प्रावधान थे ही नहीं, थे भी तो वो किसी दूसरे सेक्शन के तहत आता था, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। लेकिन बीएनसी में भारतीय न्याय संहिता में उसको मेंशन किया है। और क्या किया है, बदल दिया। और अधिकारियों को सूचित करने में ना, अगर हिट एंड रन का जो मामला हो रहा है, आप अधिकारियों को सूचित नहीं करते हैं और वहां से आप भाग जाते हैं, तो ड्राइवर के लिए 10 साल तक की कैद की सजा था या 7 लाख रुपए का जुर्माना, दोनों का प्रावधान किया गया था। ठीक रहा। और उसमें किसके तहत, तो भारतीय न्याय संहिता में धारा 106 के तहत ये प्रावधान ऐड हुआ है कि अगर आप कोई एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन का केस है, और वहां पर आप किसी भी मजिस्ट्रेट को, किसी भी पुलिस को, किसी भी संबंधित अधिकारी को सूचित किए बिना आप घटनास्थल से भाग जाते हैं, तो वो आप अभी के कानून के तहत वो अपराध माना जाएगा, और उसके अपराध की बेसिस पर आपको 10 साल की अधिकतम सजा हो सकती है, 7 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज का विरोध हो रहा है। इसी चीज को लेकर जितने भी जो ट्रक ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर है ना, सब एकजुट होकर गोल बंद करके इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम आगे देखेंगे कि कैसे वो इंटरेस्ट के खिलाफ है, उनकी क्या डिमांड है, क्यों विरोध कर रहा है, सरकार ने इस कानून को क्यों लाया, आखिर कुछ उद्देश्य होगा, कोई ऑब्जेक्टिविटी होगी, कोई उनका मोटिव होगा तभी तो लाया था। सारी इश्यूज को समझेंगे, बाद में हम कंक्लूजन भी देखेंगे कि कानून सच में गलत है या अच्छा है, दोनों पक्षों को विचार करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि 10 साल का सजा क्यों मुकर्रर किया गया, 7 साल का भी हो सकता था, 5 साल का भी हो सकता था। तो 10 साल की सजा जो संसद ने बनाया है, इस कानून के तहत जो प्रावधान बनाया ना, वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला है, 2019 में फैसला आया था रोड एक्सीडेंट को लेकर। तो उसमें बताया गया था कि अगर हिट एंड रन से रिलेटेड कोई मामला बनता है ना, तो उस अपराधी को 10 साल की सजा होनी चाहिए। तो सरकार ने उसी केस को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत जो प्रावधान 106 जो सेक्शन ऐड किया गया है, तो उसमें 10 साल की अधिकतम सजा को मुकर्रर किया है। अपने मनमौजी नहीं है, वो रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसी बेसिस पर इसको लागू किया है। जैसे है ना कि बढ़ाकर 10 साल करना दुर्घटना स्थल से भागने पर, वो सुप्रीम कोर्ट के देख रहे हैं कि सिफारिशों पर आधारित है। ठीक है, अब हम आगे को इशू को समझते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नया प्रावधान आया है, नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता में, जो 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना का प्रावधान करता है, उसमें वो एक सेक्शन जोड़ा गया है 106। तो 106 क्या है आखिरकार, उसमें क्या क्या प्रावधान है, कितने उसके सेक्शन है, और अंत में देखेंगे कि 106 के तहत उसमें समाधान की पॉइंट भी है। ऐसा नहीं है, जो ट्रक ड्राइवर वगैरह सब जो विरोध कर रहे हैं, वो शायद पूरे कानून को पढ़ा नहीं, उन्होंने कानून को ठीक तरीके से समझा नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा। अगर वो ठीक से समझेंगे तो पॉइंट आसानी से समझ में आता है। जैसे हम ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसके प्रोविजन क्या क्या है। ठीक है, तो बीएनएस की धारा 106 क्या है, तो देख रहे हैं। सबसे पहले है 106 धारा सेक्शन ए, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 के 2 के तहत प्रावधान क्या है कि अगर जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है, जो नॉन इंटेंशनल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सीधी सी बात है वो नॉन इंटेंशनल ही होगा, गैर इरादतन होगा, क्योंकि आप इंटेंशनली तो एक्सीडेंट नहीं करेंगे। तो नॉन इंटेंशनल की श्रेणी में वो घटना आएगा। लेकिन घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, समझ रहे हैं? एक तो इंसिडेंट हुआ, वो नॉन इंटेंशनल की कैटेगरी में आया, और घटना होने के बाद वो किसी मजिस्ट्रेट को, किसी पुलिस अधिकारी को सूचना नहीं दिया और वहां से भाग गया। तो वो अगर भाग गया ना, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ वो अपराध की श्रेणी में आएगा, ये इंसिडेंट उसको अपराध माना जाएगा। तो वो बीएनएस की धारा 106 के तहत अपराध करता है। देख रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि अगर वहां से लोग भाग जा रहा है ना, जो ड्राइवर है वो एक्सीडेंट करके बताए किसी को सूचना दिए भाग जा रहा है, तो वो अपराध की श्रेणी में आ गया, वो उस कृत्य को अपराध घोषित करता है। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन था कि 106 के 2 के तहत ये अपराध को उल्लेखित किया। अब धारा 106(1) में इसके तहत सजा का प्रोविजन है कि अगर ये अपराध है तो कुछ तो सजा होना चाहिए। तो धारा 106(1) में सजा का प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि अपराधी को किसी एक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। देख रहे हैं,
एक कारावास की अवधि तक दंडित किया जा सकता है, और मैक्सिमम कितना, वो 10 साल तक जा सकता है। अधिकतम है 10 साल की सजा। बहुत मीडिया चैनल में ये बात चलाई जा रही है कि 10 साल 10 साल 10 साल, वो मैक्सिमम है, 0 से 10 साल के बीच का है, समझ रहे हैं आप। अगर आप बता दे रहे हैं तो कॉमन ग्राउंड पे, मानवता के ग्राउंड पर आपको छोड़ भी दिया जा सकता है, अगर बहुत सीरियस इंजरी नहीं है। और अगर बहुत सीरियस इंजरी है, कोई मौत का कारण बनता है और बिना बताए चला गया, तो वो 10 साल की अधिकतम सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, इसमें समाधान के आधार भी है। मैंने बताया ना कि समाधान के आधार क्या है। तो समाधान का आधार ये है कि अगर आप पुलिस को बताते हैं, घटना के बाद पुलिस को बताते हैं, मजिस्ट्रेट को बताते हैं, तो पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने प्रॉपर साक्ष्य होगा कि आपने कम से कम लोगों की मदद किया, वो उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया, तो ये उसकी जान को भी बचा सकता है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको रिलीफ भी दिया जा सकता है। सजा को कम करके 2 साल भी किया जा सकता है, 3 साल भी किया जा सकता है, 4 साल भी किया जा सकता है। वो अल्टीमेटली आपके कृत्य पर निर्भर करता है कि आपने जो पीड़ित, जो वहाँ पर लोग थे, उनको जान बचाने के लिए क्या उपाय किया, किस तरह से काम किया। ठीक है, तो इसको देखना है, दोनों प्रोविजन इसमें ऐड है। सजा भी है, सजा के तहत समाधान के पक्ष भी है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के 10 साल का सजा मुकर्रर हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर सब, जितने भी ड्राइवर भाई लोग हैं, अगर वो इस बात को समझेंगे तो अल्टीमेटली इसमें देखा जा सकता है। उसको पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो रियलाइज हो जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारा चीज़ होता है, हम आगे देखेंगे। इसमें कुछ खामियां भी है, जो जेन्युइन डिमांड है ट्रक ड्राइवरों का, उसको अगर सरकार एड्रेस करती है तो कानून को लेकर काफ़ी तरीके से प्रोग्रेसिव बात हो सकती है। ठीक है, हम आगे फिर समझते हैं। देख रहे हैं, जैसे कि धारा में बताया गया है कि यदि व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है तो न्यायालय को यह मानने का आधार मिल जाएगा कि धारा 106(1) के तहत यह कृत अनजाने में हुआ था, क्योंकि आशय अनुमान के प्रमुख उपकरण के रूप में काम करता है। अनजाने में हुआ था, नॉन इंटेंशनल है, लोगों का मदद भी किया, तो इसको अनजाने में, नॉन इंटेंशनल एक तरह से एक्सीडेंट है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसको रिलीफ मिल सकता है, उसको सजा को कम भी किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स है। ठीक है, आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें जो धारा 106(2) ऐड किया है, और पहले आईपीसी के तहत कुछ सेक्शन थे जो हिट एंड रन से रिलेटेड मामले को देख रही थी। तो हम थोड़ा तुलना करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में कंपेयर क्या है, आखिर कितना चेंज हुआ और क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से ये ड्राइवर वगैरह सब, ड्राइवर जितने भी ड्राइवर लोग हैं सब विरोध कर रहे हैं। तो आखिर इशू क्या है, कंपेयर हुआ है। कंपेयर करेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कानून जटिल बना है, ज़्यादा कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, या पहले से आसानी बना है, या किस तरह से है। तभी कंपेयर करेंगे, तभी हम रियल इशू को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेषता है, यहाँ पर पुराने प्रावधान आईपीसी के तहत देखेंगे, यहाँ पर नए प्रावधान बीएनएस होगा, बीएनएस के तहत देखेंगे। ठीक है, अब हम कंपेयर करते देखते हैं कि हिट एंड रन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन थे पहले आईपीसी में, फिर उसके बाद भारतीय न्याय संहिता में, दोनों में कंपेयर करते हैं। देखिए, आईपीसी में अगर समर्पित खंड की बात करें कि हिट एंड रन से रिलेटेड कोई समर्पित खंड था कि नहीं, तो आईपीसी में क्या था, डायरेक्टली मेंशन नहीं था। हिट एंड रन से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्लॉज नहीं थे, कोई सेक्शन नहीं था। वो सेक्शन 304(a) के तहत डील होता था, और 304(a) के तहत जो सेक्शन है वो 304(a) किससे रिलेटेड है, तो वो है एक्सीडेंट बाय नेग्लिजेंस। अगर ड्राइवर ने नेग्लिजेंस में अगर कोई एक्सीडेंट कर दिया है, अवॉइडेंस की वजह से, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, कोई लापरवाही हो गई, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो वो मामला हिट एंड रन का जो केस होगा वो इसी सेक्शन के तहत डील होता था। हिट एंड रन के से रिलेटेड कोई अलग से सेक्शन क्लॉज नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 304(a) के तहत हुआ। 304(a) क्या सेक्शन है, तो वो है एक्सीडेंट बाय नेग्लिजेंस, ये इसका सेक्शन है, और इसी के तहत हिट एंड रन केस डील होता था। आईपीसी जो 1860 के जो कानून थे, जो पुराने कानून थे। लेकिन अब क्या हुआ कि भारतीय न्याय संहिता में इसमें डायरेक्टली एक स्पेशल क्लॉज जोड़ा गया, वो है धारा 106। और उसमें है सब क्लॉज है, 2 है और 1 है, 2 है, फिर समाधान के पॉइंट्स है, लेकिन क्लॉज 106 उसमें जोड़ा गया, और इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया कि हिट एंड रन केस क्या है, फिर उसके बाद हिट एंड रन से रिलेटेड क्या क्या सजा हो सकता है, कौन से अपराध की श्रेणी में आएगा, कौन सा एक्सीडेंट, कौन से कृत्य, सभी को उसमें डिफाइन किया गया है। इसलिए स्पष्टता ज़्यादा आया, पहले स्पष्टता नहीं थी। ठीक है, पहले उसके लिए किसी और कानून क्लॉज का सहारा लिया जाता था, अब डायरेक्टली इसमें मेंशन किया गया है, तो थोड़ा सा बदलाव आया, और जो कि अच्छी बात है ये। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर हिट एंड रन से रिलेटेड मामला है तो पुराने आईपीसी में क्या था, अधिकतम जेल की अवधि कितनी थी। अगर वो जो घायल व्यक्ति है उसकी अगर मौत हो जाती है, मौत के कारण अगर एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गया, तो अधिकतम सजा 2 साल था। लेकिन उसको चेंज किया है नए में, भारतीय न्याय संहिता में, और अधिकतम सजा क्या किया है, 10 साल किया है, 10 वर्ष किया है। तो 2 से 10 साल किया है तो थोड़ा ज़्यादा तो हुआ ही है। तो इसी वजह से लेकर सब ट्रक ड्राइवर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं।
ठीक है। अधिकतम जेल की अवधि देखेंगे इस केस में, अगर कोई भागने का दृश्य नहीं है। अब देखिए दो केस बन रहा है, एक है कि एक्सीडेंट हुआ और वहां से जो ड्राइवर थे वहां से भाग गया। तो अगर एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर वहां से भाग गया तो मैक्सिमम कितना, 10 साल की सजा हो सकती थी। पहले कितना था, 2 साल का सजा था। दूसरा दृश्य क्या हो सकता था कि एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर वहां से भागा नहीं, बल्कि जो वहां पर जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, मजिस्ट्रेट को सूचित किया, पुलिस को सूचित किया। तो उस केस में पहले कितना था, पहले भी 2 साल ही सजा था, लेकिन अब क्या किया, 10 साल से घटा के उसको 7 साल किया है। दो प्रोविजन है, देख रहे हैं। पहले 10 साल, अगर आप भाग गए हैं तो 10 साल सजा मिलेगा। अगर आप भागे नहीं है, पुलिस को बता दे रहे हैं, तो 10 साल घटा के 7 साल की सजा होगी, अगर पेशेंट की मौत हो गई है तो। ठीक है। लेकिन देख रहे हैं आईपीसी में जो पुराना था 1860 वाला, उसमें दोनों में 2 साल के ही प्रोविजन है, चाहे आप भागे ना भागे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ड्राइवर लोग क्या करते थे, एक्सीडेंट होता तो वो सीधे भाग जाता था, क्योंकि उसको पता है कि भाई भागूंगा या रहूंगा, सजा तो मेरे को इतना ही मिलना मिलना है, तो उसको हेल्प करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा सा कानून में एक तरह से बैकलॉग था, अब उस बैकलॉग को फुलफिल किया गया है, नए भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन डाला है। अब उसमें डिफाइन किया गया कि अगर आप भाग जा रहे हैं तो 10 साल मिलेगा, और अगर आप भाग नहीं रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, चाहे मौत भी हो जाए पेशेंट की, तो आपकी 7 साल की सजा मिलेगी। और अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेशेंट का जान बच जा रहा है, तो हो सकता है कोई सजा भी ना मिले। अभी देखा ना हमने, समाधान के पॉइंट्स में था कि वो मजिस्ट्रेट को पूरा बात मानने के आधार मिल सकते हैं कि इसका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन सही था, गलत नहीं था, अनजाने में इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको छोड़ा जा सकता है मानवीय आधार पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे छोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं कि जुर्माना का क्या प्रावधान था। अगर एक्सीडेंट हुआ है और जुर्माना है और मृत्यु हो गया है पेशेंट का, तो जुर्माना था 2,000 तक। अगर वो भागा नहीं है, मतलब भाग गया है, तब मृत्यु के कारण जुर्माना, अगर वो भाग गया है तो 2,000 तक। और अगर भागने का कोई दृश्य नहीं है, तब जुर्माना कितना था, तब भी 2,000 थे। मतलब एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति वहां से भाग गया, तब भी 2,000 रुपया, नहीं भागा तब भी 2,000 रुपया। ये था आईपीसी 1860 पुराने कानून के तहत। लेकिन अब इसको चेंज किया है। अब भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आया, उसके तहत क्या है कि एक्सीडेंट हुआ और जो ड्राइवर है वो वहां से भाग गया, हेल्प नहीं किया, तो उसको 7 लाख रुपया तक का आर्थिक जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर वो ड्राइवर वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं पर है और पेशेंट की हेल्प कर रहा है, पुलिस को सूचित कर रहा है, मजिस्ट्रेट को सूचित कर रहा है, तो उसको 5 लाख तक का ही जुर्माना होगा, 2 लाख रुपया का तक का रिलीफ दिया है। देख रहे हैं, तो काफी प्रोग्रेसिव है, क्योंकि हर चीज को डिफाइन किया है, हर चीज के तहत जो एक्ट होगा उसको, उसके तहत सजा है, उसके तहत जुर्माना है। तो ये तो अच्छे प्रोविजन है। ठीक है। अब क्या था, दुर्घटना स्थल छोड़ना, धारा 304 ए के तहत के लिए दंड में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं था। देख रहे हैं, तो सभी केस में सेम, अगर आप भाग रहे हैं तब भी, नहीं भाग रहे तब भी, सजा कितना था, 2 साल था, जुर्माना कितना था, 2,000 था। इसमें स्पष्ट कोई डिफाइन ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर है कि अगर आप वहां से घटना स्थल से भाग रहे हैं तो सजा 10 साल मिलेगा, नहीं भाग रहे हैं तो 7 साल मिलेगा, जुर्माना अगर भाग रहे हैं तो 7 लाख मिलेगा, नहीं भाग रहे तो 5 लाख रुपया मिलेगा। देखना यहाँ पर स्पष्ट तरीके से मेंशन किए हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, वाहन जब्ती का। तो जो पुराने कानून थे आईपीसी के तहत, वाहन जब्ती, अगर एक्सीडेंट हुआ है, घटना हुआ है, तो वाहन जब्ती से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था वहां पे, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन नए कानून के तहत वाहन जब्ती हो सकता है, संभव है। अगर मान लो पुलिस को लगता है कि ये सीरियस इंजरी का मामला है, तो उस वाहन को जब्त करके अपने पुलिस स्टेशन ले जाएगा, और जो भी कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके तहत सारा चीज उस एक्सीडेंट के तहत, उस इंसिडेंट के तहत डील होगा, और जैसा न्यायालय सजा देगा, फैसला करेगा, उसी हिसाब से होगा। पहले ये प्रोविजन नहीं था, वाहन जब्त करने का कोई इसमें क्लॉज नहीं था, कोई प्रावधान नहीं थे, इसीलिए सरकार ने इसको चेंज किया है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप तुलना अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हम आगे और पॉइंट देखते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पुराना कानून था, तो पुराना कानून में ये सारे प्रोविजन देख लिए, नए कानून में भी कुछ प्रोविजन जो नए ऐड किए गए उसको भी देख लिए, दोनों को हम कंपेयर भी कर लिए। अब हम समझते हैं कि सरकार ने आखिर जो भारतीय न्याय संहिता है इतना बड़ा चेंज किया है, ड्रास्टिक चेंज किया है, ये नीड थी, समय की नीड थी, तो सरकार इस कानून को लाया क्यों, पर्पस क्या था, सरकार इस कानून के लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था। तो हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे और समझेंगे कि क्या ग्राउंड थे, किस बेसिस पर, किस उद्देश्य से ले सरकार ये प्रोविजन या कानून लाया। सबसे पहले तो आवश्यकता इस कानून लाने के लिए ये थी कि सरकार इस कानून के माध्यम से हिट एंड रन जो दुर्घटना था उसको रोकना चाह रही थी, उसको कम करना चाह रही थी, क्योंकि काफी सारे केसेस बढ़ रहे थे। हिट एंड रन से रिलेटेड जो मामले हैं, जो एक्सीडेंट है, वो लगातार केसेस 10 साल वृद्धि हो रहा था, बढ़ रहा था। तो सरकार इसको रोकना चाह रही थी, कंट्रोल करना चाह रही थी, इसी मकसद से ये कानून लाया गया। तो अब देखेंगे हम डेटा क्या करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो 4,60,000 से अधिक दुर्घटनाएं हुई
समझ रहे? एक साल में 4,60,000 घटनाएं हुई। हर घंटे इसी इंसिडेंट की वजह से 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। देख रहे कितना बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल पर ये हिट एंड रन से रिलेटेड जो मामला है, केसेज है, वो घटित हो रहा है। तो इसी को तो कंट्रोल करने के उद्देश्य से सरकार ये भारतीय न्याय संहिता के तहत इतने कठोर कदम, कठोर प्रोविजन लाई है। 4,60,000 जो इंसिडेंट हो रहा है एक साल में अकेले भारत में, उसमें एक घंटे में हर एक मतलब 19 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। और हर एक देख रहे हैं प्रति घंटे लगभग 53 दुर्घटना ऐसे हो रहे हैं पूरे इंडिया में। प्रति घंटे लगभग 53 घटनाएं हिट एंड रन से रिलेटेड इंसिडेंट हो रहा है। तो काफ़ी सीरियस मामला हो जाता है, और इस चीज़ को सरकार एड्रेस करना चाह रही थी, तो इसी चीज़ को कम करना चाह रही थी, तो इसलिए ये कानून लाया। तो पहला उद्देश्य हम समझ गए क्या उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य है कि जवाबदेही बढ़ाने के लिए। जवाबदेही किसकी? तब देखिए, अगर पहले क्या प्रोविजन थे आईपीसी में कि 2 साल की सजा थी और 2,000 रुपये सजा था। तो उससे क्या होता था कि ड्राइवर लोग बिल्कुल बेपरवाह तरीके से गाड़ी चलाते थे, ड्रिंक करके, ड्रिंक एंड ड्रंक वाला केस काफ़ी होता था, दारू पीते थे, शराब पीते थे, गाड़ी चलाते थे। थोड़ा लापरवाही था पहले, सीरियस नहीं मामला था। लेकिन अब कठोर प्रोविजन कर दिए, सजा 10 साल कर दिया और जुर्माना 7 लाख रुपया कर दिया है, तो ड्राइवर में थोड़ा सा एक सीरियसनेस आएगा, वो जवाबदेही उसकी बढ़ेगी कि अगर आप एक्सीडेंट करेंगे तो आपको 10 साल की सजा मुकर्रर हो सकती है, 7 लाख रुपया जुर्माना लग सकता है। तो ड्राइवर वगैरह भी इस स्थिति को समझेगा, थोड़ा सीरियसनेस आएगा, उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को एड्रेस करना था सरकार को, जवाबदेही बढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या था? आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए। क्रिमिनल सीआरपीसी के जो प्रोविजन है, जो आईपीसी के प्रोविजन है, उनको सरकार बदलना चाह रही थी। मतलब समझिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आईपीसी के प्रोविजन है ना, वो आज़ादी से पहले के, अंग्रेज के ज़माने के, लगभग 1860 के में आईपीसी बना था। अब उस समय जब भारत गुलाम था, तो ज़्यादातर जो गाड़ी वगैरह थे वो अंग्रेजों के पास थे, भारत के पास तो थे ही नहीं, क्योंकि भारत के लोग तो एक तरह से उस स्थिति में थे नहीं जो गाड़ी रख सकते थे। तो आम आदमी के पास गाड़ी था ही नहीं, तो ड्राइवर कौन था? अंग्रेज था। तो अपने सुविधा के हिसाब से ये कानून बनाया था, ताकि मैं किसी भारतीय को कुचल भी दूँ तो सजा कितना, 2 साल मिलेगा, जुर्माना कितना, 2,000 रुपया मिलेगा। तो बाकी कम रखा, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाकी जो सजा थे, जो प्रोविजन थे, जो जुर्माना थे, काफ़ी कम रखा था, ताकि हम लोग आसानी से छूट जा सके और बेतहाशा पागलों की तरह गाड़ी चलाए। तो इस तरह से चला। देश आज़ाद हुआ तो उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और हूबहू उसी कानून को हम आगे भी मानते रहे। तो इससे क्या होता था कि ड्राइवरों में, बस के जो ड्राइवर वगैरह सब है, तो उसमें थोड़ा सा मेंटेलिटी भी उस तरह से सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रहा था। अब क्या हो रहा था कि अब बहुत सारे लोग, चूंकि 2 साल का ही सजा है और 2,000 रुपया ही जुर्माना है, तो आदतन कभी कभी क्या होता था, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को मारने के लिए लोग ट्रक से ही कुचल देते थे। इस तरह से बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है। और न केवल कुचलते थे, बल्कि जो सजा होता था उसके अगले दिन उसको बेल भी मिल जाता था, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था। आपने किसी आदमी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई आपकी वजह से, और आपने इंटेंसली उसको मारा क्योंकि दुश्मनी थी उस आदमी से, और आप जानते हैं कि सजा कितना, 2 साल का होगा, और अगले 2 दिन के अंदर आप छूट भी जाएंगे क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, तो आप बेल पे बाहर भी आ जाएंगे, फिर मस्ती में गाड़ी चलाइए। तो इस तरह से प्रोविजन थे। तो सरकार चाह रही थी कि वो आईपीसी के जो बिल्कुल आसान कानून थे उसको बदलना चाह रही थी, और अपने जो वर्तमान परिस्थिति है, जो नई परिस्थिति है, जो वर्तमान जो नीड है, उसको एड्रेस करना चाह रही थी। तो इस तरह से देखे तो इस वजह से लाया था कि आपराधिक न्याय प्रणाली परिवर्तन करना चाह रही थी सरकार। ठीक है। अगला उद्देश्य क्या था इस कानून को लाने का? कि तो जो पीड़ित परिवार, जो पहले आईपीसी थे ना, अभी मैंने बताया कि जो आईपीसी थे वो अंग्रेजों के ज़माने के थे, तो उसमें जो ड्राइवर थे वो ज़्यादातर अंग्रेज ही हुआ करते थे, क्योंकि गाड़ी उस समय ज़्यादातर अंग्रेजों के पास ही थे, भारतीय लोगों के पास गाड़ी वगैरह तो था नहीं। तो अपने हिसाब से अंग्रेजों ने कानून बना लिया कि ताकि मैं किसी भारतीय को कुचल भी दूं तो सज़ा उतना कठोर ना मिले, आसानी से मिल जाए मेरे को, मैं आसानी से छूट जाऊँ, मौज मस्ती करूँ, फिर से लोगों को कुचलने के लिए रोड पर आ जाऊँ। तो इस तरह से प्रोविज़न बनाया था। तो उस कानून में क्या थे, जो पीड़ित परिवार थे, पीड़ित ज़्यादातर क्या थे, भारतीय ही थे, तो पीड़ित परिवार के लिए ज़्यादा राइट्स नहीं थे। उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनके अपने फैसले रखने का अधिकार नहीं थे, बल्कि बहुत ही राइट सीमित उस कानून के तहत था। तो अभी के जो सरकार है, अभी क्या किया, अभी इस प्रोविजन में जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता में, उसमें जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित लोग हैं, उसको, उसके भी राइट्स को संरक्षण प्रदान किया गया है। उसको भी अपना फैसला, दलील, अपील करने के राइट्स है, तो उनके भी जो राइट्स है उसको भी एड्रेस किया गया। तो अगला पॉइंट क्या था कि पीड़ित के लिए, पीड़ित परिवार जो है, ये पीड़ित है, उसके अधिकार को बढ़ाने के लिए कानून में चेंज लाया गया। ठीक है। देख रहे हैं, पीड़ित के अधिकार देने की बात की गई थी। नए कानून के तहत पीड़ितों को त्वरित मुआवजा का अधिकार दिया गया है। मुकदमे के दौरान देख रहे हैं, बोलने का अधिकार दिया गया है। समझ रहे हैं, पहले उस कानून में नहीं थे। अब इस वजह से ये कानून क्या होगा, निष्पक्ष कानून प्रक्रिया का फॉलो करेगा, जो पीड़ित परिवार के लिए भी अच्छा होगा, और जो ड्राइवर है तो उसके लिए भी एक तरह से मामले का अपील दपील तो सुनेगा ही, लेकिन इससे क्या होगा, पीड़ित परिवार के अधिकार का संरक्षण होगा। तरह तरह की बात है। अगला पॉइंट, अगला उद्देश्य क्या था? अगला उद्देश्य था कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब क्या होगा,
चूंकि प्रोविजन काफ़ी कठोर है, कठोर प्रोविजन है और सख्त प्रावधान की इसमें किया गया है। तो इस वजह से क्या होगा, एक डिटरेंस क्रिएट होगा कि एक भय का डर होगा, एक डर होगा, एक भय पैदा होगा ड्राइवरों के बीच। और अगर वो भय पैदा होगा कि अगर मैं इंसिडेंट करता हूँ, एक्सीडेंट होता है, तो बहुत सीरियस चार्ज मेरे ऊपर लगेगा और 10 साल के लिए जेल हो सकती है। तो ड्राइवर में थोड़ा सा क्या होगा, बिल्कुल वो इस तरह से वो लापरवाही की तरह से काम नहीं करेंगे, लापरवाही की तरह से गाड़ी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, सड़क सुरक्षा में वृद्धि होगा। सड़क में जो रोड है एक्सीडेंट होगा, जो इंसिडेंट है उसमें थोड़ा कमी आएगा। ठीक है, तो अगला उद्देश्य यही था कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था। सख्त दंड लगाने से, क्या लिखा था, सख्त दंड लगाने से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और खतरनाक, देख रहे हैं, हार्श ड्राइविंग जो होता है, हार्श ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग व्यवहार को हतोत्साहित करना था। इससे हतोत्साहित होगा। अगर ज़्यादा कड़े प्रावधान होगा तो सीधी सी बात है, ड्राइवर काफ़ी संभल कर गाड़ी चलाएंगे। वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही पागलों की तरह, बहुत ही जो शराब के सेवन के जरिए गाड़ी चलाते हैं, उस पर बहुत ही कंट्रोल आएगा। ये भी एक मकसद था। तो देख रहे, करीब 5 मकसद थे जिस वजह से जो मेन इशू थे, वो उस वजह से उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने पुराने कानून में परिवर्तन लाया और नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 106 क्लॉज ऐड किया उस कानून में और डिफाइन किया हिट एंड रन से रिलेटेड उसके क्या सजा होने से हो सकते हैं, क्या अपराध की श्रेणी हो सकता है। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव चेंज है और अभी वर्तमान उसकी नीड भी थी। ठीक है, आगे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कानून इतना ही प्रोग्रेसिव है, कानून में इतना ही अच्छा प्रावधान थे, तो ट्रक ड्राइवर इसका क्यों विरोध कर रहा है। उसके ट्रक ड्राइवर के नज़रिए से हम इस कानून का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कानून में क्या कमी है, क्या डिमांड है ट्रक ड्राइवरों की, बस ड्राइवरों की, जिस वजह से वो हड़ताल पर बैठे हैं, और कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। हम दोनों पॉइंट को समझेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या उनका डिमांड है, विरोध के पॉइंट क्या है, ट्रक ड्राइवर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। ट्रक ड्राइवर जो विरोध कर रहे हैं उसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि इस कानून में जो दंड का जो प्रावधान है ना, वो काफ़ी कठोर है, काफ़ी कठोर प्रावधान किया गया है। 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपया जुर्माना है। तो ट्रक ड्राइवर बोल रहे हैं कि इतना कठोर दंड है, तो ये कठोर दंड है तो फिर एक तरह से ड्राइवर लोग कैसे गाड़ी चलाएगा। तो एक तरह से वो इस बेसिस, इस पॉइंट के हिसाब से कानून का बहुत प्रतिरोध कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो ट्रक ड्राइवर लोग बता रहे हैं कि ये कानून जो है हतोत्साहित करने वाली कार्रवाई है। अगर इतने कठोर कार्रवाई होंगे, कठोर पॉइंट्स होंगे, कठोर सजा होगा, तो कोई भी लोग इस ड्राइवरी के पेशा में नहीं आना चाहेगा। तो ड्राइवर की कमी हो जाएगी देश में। अगर देश में ड्राइवर की कमी हो जाएगी तो बेसिक नीड वाले जो गुड्स है उसके सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगा। फिर कैसे वो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, कैसे आर्थिक जो प्रक्रिया है, ग्रोथ है, जो इंजन है, जो ट्रांसपोर्ट ग्रोथ इंजन माना जाता है किसी भी इकोनॉमी का, वो कैसे ग्रो करेगा। तो उसमें तो एक तरह से बाधा, रुकावट पैदा हो जाएगी। ठीक है, और जैसे अभी ऑल इंडिया ट्रेड मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो अभी मैंने बताया था कि ये जो संस्था थी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो इसके चेयरमैन है ना, उन्होंने बताया था कि ऑलरेडी भारत में 25% ड्राइवरों की शॉर्टेज है। और इस कानून के तहत जब ये कानून लागू हो जाएगा तो बहुत सारे ड्राइवर काम पर नहीं जाएंगे, उनके जॉब को छोड़ देंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांस तो अब लगा ही रहेगा। और इस ये भय बना रहेगा कि अगर धोखे से भी एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सज़ा हो जाएगा। 10 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ड्राइवर लोग इस पेशा में आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो ऑलरेडी शॉर्टेज 25% का है। अगर इस वजह से और नहीं आएंगे तो और शॉर्टेज हो सकता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो सकता है। तो एक पॉइंट उनका था। तीसरा पॉइंट ये था ड्राइवरों का कि झूठे आरोप और उसके सख्त असर का डर है। वो लोग बता रहे हैं, उनके जो पॉइंट्स है, जो विरोध का आधार है, उनका तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये कानून लागू हो जाता है, और कानून लागू हो जाता है तो क्या हो सकता है कि अगर एक्सीडेंट होगा भी, अब मान लो उसमें ड्राइवर की गलती नहीं है, किसी व्यक्ति की गलती है जो रोड पर चल रहे हैं उसकी गलती है, और इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो इस केस में झूठे आरोप लगा के उसको, ड्राइवर को फंसाया भी जा सकता है। धोखे से उसको आरोप प्रत्यारोप के जरिए, उन फंसाने के नजरिए से 10 साल की सजा दे सकती है। तो इसके क्या बोलते हैं, इसको दुरुपयोग का दर काफ़ी है। जो ट्रक ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि इसका काफ़ी मात्रा में दुरुपयोग हो सकता है। पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए भी इस कानून का उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए उसको विरोध कर रहा है। ठीक है। ये थे मूल रूप से 3 मुख्य पॉइंट थे। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिस वजह से ट्रक ड्राइवर विरोध करते हैं, उस पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 3 पॉइंट तो हमने समझ लिया। पहला पॉइंट क्या था, कठोर दंड का प्रोविजन था। दूसरा पॉइंट जो विरोध कर रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तीसरा पॉइंट इस वजह से दुरुपयोग विरोध हो रहा है कि अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो जो भी ट्रक ड्राइवर वगैरह है इस पेशा में आएगा ही नहीं, तो ट्रक ड्राइवरों का शॉर्टेज हो सकता है। एक और पॉइंट है जो वो लोग बता रहे हैं, और मैंने वीडियो वगैरह देखा था तो उसमें जो मैं समझ पाया, एक पॉइंट ये है कि इससे क्या होगा, अगर ये सजा होगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो गया और ट्रक ड्राइवर की वजह से मृत्यु हो गया,
और वो उसमें फंस गया और 10 साल की सजा हो गया उस ड्राइवर को, तो सजा 10 साल होने के बाद बहुत लंबा समय वो जेल में बिताएगा, तो उस वजह से परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, ये भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। क्या क्या पॉइंट था कि परिवार का पालन पोषण प्रभावित होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये था। अगला पॉइंट ये था जिस वजह से ट्रक ड्राइवर से बहुत बड़ी मात्रा में विरोध कर रहे हैं, उनका पॉइंट है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रक ड्राइवर, जो भी ड्राइवर वहां पर है, वहां पर क्यों रुकेगा? क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और वहां से वो नहीं भागा, तो जितना भी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुआ है वो तुरंत उसका मॉब लिंचिंग वहां पे कर देगा, तुरंत वहां पे पिटाई करके इसको भी घायल करता या इसकी जान भी ले सकता है। तो मॉब हिंसा का काफ़ी भय उनके अंदर है कि ये मॉब हिंसा का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागेगा तो भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि मॉब लिंचिंग का डर है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। देखा, 3 पॉइंट पहले था, 2 पॉइंट अभी। ये मुख्यतः 5 पॉइंट है जिस बेसिस पर ट्रक ड्राइवर इस कानून को काला कानून करार दे रहे हैं और इस कानून का सख्ती से विरोध कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे पॉइंट्स हम देखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये पॉइंट सरकार ने जो कानून लाया तो उसके कुछ उद्देश्य थे, तो उद्देश्य मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया क्या क्या उद्देश्य थे। अभी 5 पॉइंट में बताया कि ट्रक ड्राइवर क्यों विरोध कर रहा है। अभी क्या हुआ, जैसे ही ये विरोध बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ा, अब सारे देश में विरोध का ऐलान हुआ, तो सरकार ने क्या किया, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं और उनके जितने भी सदस्य हैं सबको बुलाया मीटिंग के लिए। तो सरकार के साथ और उनके जो प्रतिनिधि है, मोटर कांग्रेस जो ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है, दोनों प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुआ। और बैठक हुआ तो गृह मंत्रालय का जो गृह सचिव है ना, अजय भल्ला के नेतृत्व में ये बैठक हुआ है। और उस बैठक में सहमति से ये बात आगे बढ़ी, पॉइंट बना सहमति का बिंदु। सरकार की तरफ से ये बयान आया कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, और जब भी ये कानून लागू होगा तब हम ये ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो भी चेयरमैन है, जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, सभी ट्रक ड्राइवर के प्रतिनिधि से हम बात करेंगे, एक कॉमन ग्राउंड से पहुंचेंगे और जो भी डिसीजन होगा आपसी सहमति से तभी हम इसको लागू करेंगे। तब तक के लिए हम इस कानून को होल्ड पे रख रहे हैं, अभी ये लागू नहीं हुआ है और इसको होल्ड पे रखा गया है। तो इसीलिए जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था उसमें थोड़ा कमी आया है, और उसी टाइम घोषणा हो गया था कि आप प्रोटेस्ट ये लोग नहीं करेंगे, अब वो अपने वापस काम पर जाएंगे, क्योंकि हड़ताल की वजह से काम बहुत बड़ा प्रभावित हो रहा था। जो बोलते हैं ना कि अभी अभी 3-4 दिन में आप देखेंगे, 3-4 दिन पहले आप देखते तो हर पेट्रोल पंप पर लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, क्योंकि ट्रक अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो पेट्रोल की सप्लाई बंद था, जो दूध है उसकी सप्लाई बंद था, सब्जी वगैरह खान पान सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गया था, सारी चीज़ में महंगाई बढ़ रही थी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने जल्दी त्वरित रूप से बैठक किया। बैठक के बाद ये फैसला भी निकला कि कानून को हम बाद में लागू करेंगे, जब भी लागू करेंगे तो आपसी बातचीत होगा, वार्तालाप करने के बाद ही लागू होगा। तो सहमति बना कि इसको, हड़ताल को अभी रोकते हैं, और सरकार ने अपील किया सभी ड्राइवर्सों कि अपने अपने काम पर वो वापस जाए। तो फिलहाल के लिए स्ट्राइक बंद कर दिया गया है। ठीक है, 2 जनवरी को ये बैठक हुई थी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि के साथ विस्तृत चर्चा हुआ, और सरकार ने बताया कि ये कानूनी प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं। ठीक है, ये जो बीएनएससी की धारा 106(2) है, कानून को लागू करने के निर्णय आईएम जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। दोनों आपस में बैठेंगे, परामर्श लिया जाएगा, तब देखेंगे कि अगर इस कानून को लागू करना है कि नहीं, कुछ चेंज करना है, तो आपस में बैठ लिख के उसको सुलटा लेंगे, फिर लागू होगा। फिलहाल के लिए कानून लागू नहीं है। सरकार ने क्या किया, सभी जो एआईएमटीसी के ड्राइवर वगैरह जितने भी लोग थे, सभी को अपनी अपनी नौकरी और पर लौटने की अपील किया। सभी से अपील किया कि अपने अपने काम पर वापस जाए और तेजी से अपना काम को आगे बढ़ाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, देश की ग्रोथ आगे बढ़े, जो आर्थिक विकास रुका हुआ था उस चीज़ को फर्क नहीं पड़े। ठीक है, देख रहे हैं, ये न्यूज़ है, द हिंदू का न्यूज़ है कि ट्रकर्स कॉल ऑफ स्ट्राइक। देख रहे हैं, कॉल ऑफ स्ट्राइक आफ्टर गवर्नमेंट एश्योर्स देम ऑन कंटेंशियस लॉ। गवर्नमेंट ने इसको एश्योर किया कि इस कानून को हम अभी नहीं, बाद में लागू करेंगे, और इस वजह से जितने भी ट्रक ड्राइवर थे उसने अपने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया, मतलब अभी तक के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये सारा इशू है तो सरकार को, अभी चूंकि ये कानून है, तब कानून में बैठ के बातचीत भी होगा, सब चीज़ देखा जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जो विवाद है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या समाधान हो सकते थे, आगे की राह कैसे हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे के क्या पॉइंट बन सकते हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे हम सोल्यूशन की तरफ आगे, समाधान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें समाधान में पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि सरकार को विचार विमर्श के साथ क्रियान्वयन करना चाहिए।
सरकार को जब भी ये कानून लागू करे या जब भी आगे बातचीत हो, तो सरकार को चाहिए कि वे जो भी ड्राइवर है, ड्राइवर से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी पक्ष है, जितने भी स्टेक होल्डर है, सभी से बातचीत किया जाए और बातचीत करने के बाद इस कानून को लागू किया जाए। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, हमारा भारत क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में डिबेट एंड डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जब भी आप कोई प्रोविजन लाएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, जनता के हित के लिए होता है, और जनता के हित के लिए होता है। तो अगर जनता से हम राय विचार नहीं करेंगे, व्यापक तौर पर सभी स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, तो कानून असली रूप में या उस तरह से समावेशी नहीं बन पाएगा। तो सभी के हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जब भी ये कानून लागू हो या आगे बढ़े या कुछ चेंज करना हो, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके बाद इसको लागू करें। ठीक है। अगला पॉइंट हो सकता है अगला पॉइंट हो सकता है समाधान के लिए। अब मैं होलिस्टिक में इसको सोल्यूशन में देख रहा हूँ कि ट्रेन जो जो एक्सीडेंट वगैरह सब होता है, बस का एक्सीडेंट होता है, ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उसको कैसे कम किया जाए होलिस्टिक में। तो पहला पॉइंट तो ये था कि सख्त कानून लाया जाए। तो कानून कैसे लागू होगा, तो उसमें सभी स्टेक होल्डर से बातचीत किया जाए, सभी विचारकों से राय विचार करके तभी ये कानून को लागू किया जाए। अगला पॉइंट हो सकता है कि अनिवार्य डैशबोर्ड कैमरा। अगर आप चाहते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट हो वो कम हो, तो डैशबोर्ड कैमरा को अनिवार्य करना पड़ेगा, और इसको हम डैश कैम भी बोलते हैं। डैशबोर्ड कैमरा क्या होता है, जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर जहाँ बैठता है तो उसी के ठीक सामने कैमरा लगा होता है, ताकि ड्राइवर की एक्टिविटी को देखा जा सके कि ड्राइवर सो तो नहीं गया, कहीं ड्रिंक तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ और काम तो नहीं कर रहा। वो कैमरा कंट्रोल में जुड़ा रहता है, हमेशा वो निगरानी करेगा। जैसे दिखाता हूँ आपको। हम्म, देखिए ये है डैशबोर्ड डैशबोर्ड कैमरा। जैसे ये देखिए, ये ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है। तो इस कैमरा के माध्यम से हम इसके सारे एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं। और ये कैमरा कहाँ सेट होगा, तो ये सेट, इसका जो सीट भी है, इसका कंट्रोल में यहाँ पर आदमी बैठा होगा, इसको निगरानी कर रहा होगा इस कैमरा के माध्यम से ड्राइवर का। अभी गुजरात में एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो काफ़ी बड़े प्रोएक्टिव लेवल पर इस तरह की चीज़ों को, फीचर्स को लगा रहा है। हर बस पे उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, और कैमरा के माध्यम से ड्राइवर की एक्टिविटी को निगरानी करता है। एक मिनट दोस्त, हुआ है, ड्राइवर के ठीक सामने लगा हुआ है, और ड्राइवर की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, ये नज़र करता है। तो सरकार को, भारत में भी क्या चाहिए, तो भारत में भी सरकार के जरिए हर गाड़ी में ये डैशबोर्ड कैमरा को अनिवार्य कर दिया जाए। और इससे क्या होगा कि उस कैमरा के माध्यम से हम ड्राइवर के सारे एक्टिविटी पर नज़र रखेंगे, सारे एक्टिविटी को ध्यान से देख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो ड्राइवर अगर कोई गलती कर रहा है या लापरवाही कर रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सरकार अगर चाहती है कि रोड एक्सीडेंट वगैरह कम हो, तो सड़क के जो बुनियादी ढांचे हैं ना, उसकी कमियों को ठीक किया जाए। हम जब भी रोड पे निकलते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, या बहुत दूर जाएंगे, अभी तो थोड़ा सा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक भी हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अभी भी गाँव में आप देखेंगे रोड पर गड्ढे हैं, कहीं पर भी खन दिया हुआ है। तो अगर ये गड्ढा वगैरह सब रहेगा तो एक्सीडेंट कैसे कम होगा, ये लगातार एक्सीडेंट वगैरह बढ़ता ही रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं आसानी से, जैसे देखिए ये रोड है और यहाँ पे इतने सारे गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। अब ये सब इतना सारा रोड पर गड्ढा होगा तो गाड़ी कैसे स्मूथली तरीके से चलेगा, और स्मूथ नहीं चलेगा तो गड्ढा होने के बाद एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सीडेंट स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। ठीक है। तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी हम जो घटना है उसको रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है अब जैसे इसी में बुनियादी ढांचा में क्या है कि रोड एक्सीडेंट वगैरह, देखिए कुछ रोड इस तरह से देख रहा है, जैसे देख रहे हैं अंधेरा में ना यहाँ पे लाइट की सुविधा है और ना यहाँ पर डिवीजन है रोड्स को, जैसे इस तरह से डिवीजन है, इस तरह से डिवीजन। अगर अंधेरा भी होगा तो ड्राइवर इस येलो लाइन को क्रॉस करते हुए, देखते हुए पकड़ सकता है कि कहाँ मुड़ना है, यहाँ से आगे वो मुड़ जा रहा है तो आसानी से मुड़ सकता है। लेकिन इस रोड में ना लाइटिंग की सुविधा है और ना येलो वाला कोई लाइन इसमें यूज किया हुआ है, तो ड्राइवर कंफ्यूज कर जाएगा कहाँ मुड़ना है, नहीं मुड़ना है, वो सीधे ठोक देगा, आगे से कोई गाड़ी आ रही है सीधे ठोक देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सभी तो ध्यान रखना है। तो अब संरचना में सारी चीज़ें आ जाता है कि रोड के गड्ढे को भरने हैं, रोड पर येलो लाइन के डिवीजन, डिवाइडर, डिवीजन ब्रेकर वगैरह कहीं सही, कैसे सही तरीके से बने, रोड्स पर लाइटिंग वगैरह कैसे ठीक तरीके से बने, ये सब का सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तभी हम रोड एक्सीडेंट को रोक सकते हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको ध्यान रखना है, जिसको कंसीडर करना है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट्स ये है सुझाव में कि सरकार को अधिकारी जो लोग हैं, जैसे ट्रैफिक अधिकारी है, जो वहाँ पर पुलिस वगैरह है, सबकी जिम्मेदारी, जवाबदेही को बढ़ाना पड़ेगा। और ये प्रोविजन कर देना चाहिए कानून के जरिए। अगर कानून बन ही रहा है तो उसमें एक पॉइंट्स ऐड कर देना चाहिए कि जितने भी ट्रैफिक अधिकारी वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं या रोड पर बैठे हुए हैं या कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को, वो हमेशा निगरानी करें ताकि कोई भी आदमी बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाए। हेलमेट को अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है। इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होगा भी तो जान माल की क्षति ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे काफ़ी हम दुर्घटना को कम कर सकते हैं।
अगला पॉइंट देख सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि वाहन निर्माताओं के लिए है कि अगर चाहते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह कम हो, तो वाहन निर्माता उन्नत तरीके से तकनीकी वगैरह सब यूज करे, उन्नत टेक्नोलॉजी यूज करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अगर वो ठीक होगा, तो उसमें ऑटो ब्रेकर देना चाहिए, ऑटो स्पीड लिमिट देना चाहिए। अगर ये सब प्रोविजन डालेंगे तो गाड़ी बहुत स्पीड में नहीं चलाएगा, आसानी से अपने आप रुक सकता है। तो ये भी वाहन निर्माताओं के लिए है कि वो हाई टेक्नोलॉजी को यूज करे। अगला पॉइंट ये है कि सरकार चाहती है कि एक्सीडेंट वगैरह कम हो, तो गुड समैरिटियन कल्चर को बढ़ावा दें। गुड समैरिटियन कल्चर क्या है? तो अभी जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर देखते होंगे कि बहुत भीड़ आ गई है और वहाँ पर तमाशा देख रही है, मदद नहीं कर रही है। जबकि वो घटना घायल हुआ है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए आम आदमी को कि वो जो लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो एक्सीडेंट घायल होकर पीड़ित व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं है। तो गुड समैरिटन कल्चर के तहत क्या होगा कि आदमी को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप घायल पर कोई व्यक्ति है तो उसको आसानी से हॉस्पिटल वगैरह से पहुँचाएँ, ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। सरकार ने क्या किया था, मोटर मोटर वाहन अधिनियम 2019 में लाया था। उसमें ये प्रोविज़न डाला था गुड समैरिटन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, कि अगर आप किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल वगैरह पहुँचाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, तो आप पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा। इवेन आप मदद कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ इनाम भी मिलेगा आपको। ये प्रोविज़न है। तो ये सरकारों को चाहिए कि इसको प्रोत्साहित करें। लोकल लेवल पर जो वर्डी है, जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस वगैरह सब, ट्रैफिक पुलिस सब है, तो इसको एक तरह से प्रोत्साहित करें। आदमी को गुड समैरिटन बनने के लिए जितना प्रोत्साहन मिलेगा उनको उतना अच्छा होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है वाहनों को रिकॉल करना। अब क्या होता है कि सड़क पर गाड़ी कितना पुराना हो गया, इसकी कोई देख देख उतना होता नहीं है। पुराना गाड़ी, टूटा फूटा गाड़ी लगातार बाहर रोड पर चल रहा है। अब गाड़ी बहुत पुराना हो जाएगा तो उससे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही। जैसे देखिए, यही गाड़ी कितना पुराना हो गया, लेकिन अभी भी ये रोड पर ये धूम धड़ाक से दौड़ रहा है। तो इससे अगर इस तरह से गाड़ी रोड पर चलेगा, तो दुर्घटना होने के चांस तो लगभग लगभग बढ़ेगा ही, बना ही रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रोविजन बना लीजिए, कितना भी कानून ला लीजिए। तो इस चीज़ को तो रोकना है, इस सबको भी तो देखना है। सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन जागरूकता नहीं है, लोगों के पास खबर ही नहीं है। तो चूंकि लोग, अब अधिकारी लोगों की भी जवाबदेही उतनी पक्की नहीं हो पा रही है। तो ट्रैफिक पुलिस आपको ये सब गाड़ी पहले से बंद कर देना चाहिए, रोकना चाहिए, अगर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गाड़ी में ट्रैवल करेगा तो दुर्घटना होने के चांसेस तो हमेशा बना रहेगा। ठीक है। तो इस सबको रोकना चाहिए। तो 4-5 पॉइंट मैंने बता दिया, इस पर देख के कार्रवाई हो सकती है। अब आगे देखते हैं। हम्म, इस तरह से हो गया। देखिए, हमने क्या इस पूरे लेक्चर में क्या डिस्कस किया। पहले हमने कानून को समझा, फिर कानून को समझने के बाद हमने देखा कि उसके क्या प्रोविज़न है, फिर हमने तुलना किया पुराने आईपीसी से वर्तमान के कानून के बाद, फिर देखा कि उस प्रोविज़न का सरकार ने क्यों लाया, फिर देखा कि ट्रक ड्राइवर वगैरह क्यों विरोध कर रहा है बड़े मात्रा पर, फिर हमने देखा कि विरोध कर रहा है तो सहमति का बिंदु क्या हो सकता है, किस तरह से उस पॉइंट्स को हम ऐसे पॉइंट्स पे पहुंच सके जिसमें सरकार भी सहमत हो, और क्या बोलते हैं, ट्रक ड्राइवर के जितने भी अधिकारी वगैरह सब, जितने भी कर्मचारी वगैरह है, सब सहमत हो जाए। तो कॉमन ग्राउंड्स की आवश्यकता है। तो कुछ सुझाव हमने दिए, न केवल रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए, बल्कि किसी तरह से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब हम पहुंच रहे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, वो उसको भी देखेंगे। और एक जनरल अवेयरनेस के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपको भी ये समझना होगा कि कानून के क्या प्रोज और कॉन्स है, और एक तरह से आपको भी अपना राय बनाना चाहिए इस मुद्दे पर। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपना राय बताऊं, तो मैं इस कानून का समर्थक हूँ। कानून वर्तमान में नीड है। अभी जो जिस तरह से घटनाएं घट रही है, जिस तरह से रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कानून की आवश्यकता थी। और जो पहले के कानून थे उसमें सख्त प्रोविजन नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है, जिसको ट्रक ड्राइवर लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें दो कमी जो जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर सरकार इस दो कमी को दूर कर दिया जाए या कर देगी, तो ये कानून काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव माना जाएगा। और लगभग लगभग ट्रक ड्राइवर भी इसी दो मुद्दे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सहमति का पॉइंट्स बन सकता है। पहला कमी तो यही है कि जो इसमें जो सज़ा है, 10 साल सज़ा है, वो कठोर है तो वो ठीक है। लेकिन जो 7 लाख जो जुर्माना लगाया गया वो बहुत ज़्यादा है। 7 लाख रुपया एक ड्राइवर के पास जनरली नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके पास 7 लाख रुपया अगर होता है तो वो ड्राइवरी करता क्यों? तो एक ड्राइवर के जो कमाई है, जो पेशा है, उस लिहाज से देखें तो 7 लाख अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि ये 7 लाख का जो अमाउंट है, आर्थिक जुर्माना है, उसको कम कर दे। दूसरा कमी यह है कि अगर इसमें 10 साल का सज़ा का जो प्रावधान है, तो अगर उसके तहत किसी ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हो जाता है, तो 10 साल जेल में रहने के बाद उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? तो इस चीज़ को भी एड्रेस करना है। तो इसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। सरकार क्या कर सकती है, जैसे हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ईपीएफ वगैरह कटता है, तो वहाँ से कोई पैसा वगैरह सब, इंश्योरेंस वगैरह सब मिलता है, सब चीज़, तो उससे सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन हो जाता है। लेकिन ड्राइवर वगैरह सबको उतना सोशल सिक्योरिटी सब नहीं मिलता है।
ईपीएफ वगैरह भी नहीं करता है। तो क्या चाहिए कि सरकार को एक ड्राइवर वेलफेयर फंड गठित करना चाहिए। उस पैसे उसी फंड में से अगर कोई एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर को जेल हो जाता है तो उसी फंड के पैसे का उपयोग करके उस जो संबंधित ड्राइवर है उसकी परिवार का, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उस फंड से दिया जाना चाहिए। ये काफ़ी प्रोग्रेसिव कदम होगा। अगर इन चीज़ों को एड्रेस कर दिया जाए तो ड्राइवर वगैरह भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। अब मैं ड्राइवर भाई से कुछ अपील करना चाहूँगा। देखिए, ये कानून अल्टीमेटली न केवल जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए है, बल्कि ड्राइवरों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी है। क्योंकि पहले जो कानून थे उसके तहत काफ़ी नेग्लिजेंस ड्राइविंग, हार्श ड्राइविंग बहुत तेज़ी से होता था। दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, ये सब इंसिडेंट काफ़ी होता था क्योंकि सज़ा बहुत ज़्यादा था नहीं। तो अवॉइडेंस काफ़ी था, इग्नोरेंस काफ़ी था। अगर ये कड़े प्रावधान हो जाएँगे तो ड्राइवर भी अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बढ़ेगा। वो एक्सीडेंट ना हो इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी अथक प्रयास भी करेंगे। तो थोड़ा सीरियसनेस आएगा। वो अब वो दारू पी के कोशिश करेगा कि दारू पी के गाड़ी ना चलाए। गाड़ी चलाए तो अच्छे तरीके से चलाए, सावधानी से चलाए ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो उनके अंदर एक डिटरेंस क्रिएट होगा और डिटरेंस क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली ड्राइवर के जीवन की रक्षा होगी, क्योंकि वो सँभल के चलेंगे। ठीक है दोस्तों? और अल्टीमेटली कोई भी चीज़ होता है ना, क्या होता है, कोई भी जब भी परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो परिवर्तन बहुत ही कष्टदायक होता है। और लेकिन रियलिटी भी यही है कि परिवर्तन ही इस दुनिया में अस्थायी है। हमारे परंपराओं में कहा भी जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं, परिवर्तन ही प्रकृति का अस्थायी नियम है। तो टाइम के साथ तो चेंज होना ही चाहिए। अब अंग्रेज़ों के ज़माने का जो कानून था, अगर वो उसको उसी वे में अगर अभी हम उसको लागू करेंगे, तो अभी तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हो चुका है। गाड़ी भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। तो चेंज जो है वो टाइम का नीड था, तो परिवर्तन को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और हमारे संविधान को इसी बेसिस पर, चूँकि वो परिवर्तन को समायोजित करता रहा है, तो उनको लिविंग डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया गया है। और इसी बात को आसान भाषा में कहें, तो परिवर्तन सीधी-सी बात है कि आदमी को कष्ट देगा। जो कनाडा के एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे, उनका नाम है ब्रेंटन करके नाम है उनका। पूरा नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रेंटन करके नाम है। उनकी एक बुक है द 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम। उसमें उन्होंने परिवर्तन के फेनोमेना को बहुत आसानी से समझाया है और बताया कि किस तरह से कोई भी चेंज होता है जब समाज में, तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और पर्सनल लेवल पर भी व्यक्ति उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि अ, जो भी परंपरा से जो भी सुविधा मिलता रहा है उसके आदी हो जाते हैं लोग, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं परिवर्तन को, क्योंकि वो हमेशा कष्टदायक रहा है। तो तो इस वजह से है। तो वो कहते हैं, जो दार्शनिक है वो कहते हैं कि परिवर्तन की सबसे पहली सीढ़ी होती है जागरूकता और दूसरी पड़ाव होता है, दूसरा सीढ़ी होता है स्वीकृति। सरकार से यही पे गलती हो गया। सरकार ने इतना बड़ा चेंज कर दिया लेकिन लोगों को जागरूक नहीं किया। अगर वो चाहती कि डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से सभी हितधारकों से बातचीत करके, राय मशवरा करके इस कानून को अच्छे तरीके से पास करती, तो सभी ड्राइवरों को, सभी जो भी इससे संबंधित लोग हैं, उनको एक तरह से अवेयरनेस मिलता, जागरूकता मिलता। फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स, कमियां और जो उसके फायदे हैं उनको समझता, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करता। तो सीधी सी बात है। तो सरकार को अभी भी टाइम है और अभी भी सरकार यही कह रही है कि वो चर्चा करेगी आगे। और चर्चा के सबसे उपयुक्त मंच कौन हो सकता है? संसद हो सकता है। तो संसद में डिबेट एंड डिस्कशन के कल्चर को जितना आगे बढ़ाएंगे, कानून उतना ही समावेशी बनेगा, आम आदमी की भलाई के लिए उतना ही उपयोगी हो सकता है। ठीक है दोस्तों? तो इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा और इस